नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते और सच्चाई भी यही है। नासा अपने साइंटिस्ट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजती है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है। हम नहीं जानते कि आगे क्या दिखाई देगा। वो क्या है? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। स्पेस ट्रैवल के खतरों ने एस्ट्रोनॉट्स को अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया। किसी साइकोटिक क्रू मेंबर के लिए एक प्रोसीजर होता है। एस्ट्रोनॉट्स भी इम्पल्सिव हो सकते हैं। नासा को एक ऐसी दुनिया मिली जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि उसे होना ही नहीं चाहिए था। एक एस्ट्रोनॉमर ने तो उसे अशुद्ध या नफरत से भरी चीज कहा। और क्या आसमान में दिखने वाली वो स्ट्रेंज लाइट्स आर्मागेडन का सिग्नल थी? लोगों ने उतनी अनोखी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। नासा के मिशन में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई। हमें वहाँ 3-4 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, वहाँ कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। साइंस डॉक्यूमेंट्स पेश करता है नासा के अनसुलझे रहस्य। स्पेस में कोई चीज हमारे एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग पर हमला कर रही थी। वो शरीर में चली आती, हमारे सेल्स को डैमेज कर देती, बहुत खतरनाक थी। उनके इफेक्ट्स को पूरी तरह समझा नहीं जा सका, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हो सकते थे। और फिर दिमाग पूरी तरह से टकरा जाता है। रैशनल थॉट से जिंदगी और मौत का फर्क आ सकता था। स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत से ही नासा सबसे तेज और बुद्धिमान लोगों को ही एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर चुनती रही। हम सैन एंटोनियो टेक्सास के एयरफोर्स हॉस्पिटल में गए और वहां हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ। 10 दिन का फिजिकल टेस्ट था और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में जितना मालूम था उतना मैं कभी जानना भी नहीं चाहता था। वो फाइटर पायलट, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को उस वक्त चुनती है जब वो अपनी फिजिकल और मेंटल पावर के पीक पर होते हैं। हमारे साथ कॉम्बैट पायलट्स थे, टेस्ट पायलट्स थे और वो उन्हें नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन इतनी विगरस स्क्रीनिंग के बाद भी जब ये लोग स्पेस में जाते हैं तो इनके साथ बड़ी अनोखी घटनाएं होती हैं। पहली घटना तब हुई जब एस्ट्रोनॉट रस्टी श्वाइकार्ट अपोलो 9 मिशन के दौरान स्पेस में निकले। वो घटना सिर्फ 5 मिनट की थी, लेकिन श्वाइकार्ट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। मैं बस यही जानना चाहता था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जब कहता हूँ तो उसका मतलब क्या है, वहाँ क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। श्वाइकार्ट पूरी तरह से हैरान थे। वो मिशन के बारे में भूल चुके थे और थोड़े समय के लिए वो एक वैल्यूएबल एसेट भी नहीं रह गए थे। श्वाइकार्ट के साथ हुआ वो हादसा कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। साइकोटिक फॉर्मेशन के दौरान एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बहस करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह थी कि एक वक्त पर उन्होंने मिशन कंट्रोल ही बंद कर दिया और किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, एक सीरियस ब्रीच। श्वाइकार्ट से लेकर 70 के दशक के शटल एरा में स्काई लैब मिशन तक हर जनरेशन के एस्ट्रोनॉट्स ने किसी न किसी अनोखे एक्सपीरियंस की बात की थी। एस्ट्रोनॉट्स भी गलती कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिसका किसी और के लिए या खुद उनके लिए कोई मतलब ही ना हो। हम ऐसी किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। ये एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जिसे हम समझा भी नहीं सकते। नासा को हमेशा से इस बात का डर रहा है कि स्पेस में कुछ ऐसा है जो उनके एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। स्पेस में इंसान के कदम पड़ने से पहले ही एजेंसी इस इशू पर काम कर रही है। 1950 में अमेरिकन साइकेट्रिक रिपोर्ट ने एस्ट्रोनॉट से कहा कि उनका स्ट्रिंजेंट साइट इवैल्यूएशन करवाया जाएगा, क्योंकि स्पेस में जाने की उन सब की इच्छा के लिए उनके मोटिवेशन बड़े अनोखे थे। उसे स्पेस मैडनेस कहा गया। ये बात नासा के लिए बहुत बड़ी थी। अगर कोई एस्ट्रोनॉट अपने होश खो देता तो वो किसी भी स्पेस मिशन के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था।
स्पेस मैडनेस का वो डर आज भी हर एस्ट्रोनॉट के सपने के लिए एक खतरा है। किसी साइकोटिक क्रू मेंबर के लिए एक प्रोसीजर होता है। अक्सर ऐसे किसी शख्स को पहले डक्ट टेप से बांधते हैं और फिर उसे सेडेटिव देते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंडी न्यूबर्ग ने एस्ट्रोनॉट के दिमाग को क्या हो रहा है ये जानने के लिए अपनी एनालिसिस की। मैंने देखा है कि जो लोग स्पेस में गए हैं उनका दिमाग और जो लोग नहीं गए हैं उनके दिमाग में फर्क होता है। वहाँ शायद हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में चेंज आता है। हमारे दिमाग के नॉर्मल पार्ट्स तो काम ही नहीं करते हैं। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में हेलुसिनेशन जैसी चीजें भी होती हैं। तब लोग कुछ सुनने लगते हैं या उन्हें कोई गंध आती है। ये कॉमन फिनोमिनन है और लाइट के फ्लैशेस देखने वाले एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी शायद ऐसे ही कुछ हुआ था। इनिशियल रिसर्च से पता चला कि माइक्रोग्रेविटी में दिमाग के अंदर मूड अल्टरिंग हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग के साथ जो भी होता है उसकी वजह सिर्फ ग्रेविटी नहीं है। इन स्पेस ट्रैवलर्स को एक और डिस्ट्रक्टिव फोर्स परेशान करती है और वो उन्हें म्यूटेट भी कर सकती है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तब वो हमारे मुकाबले रेडिएशन के सामने कहीं ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। वो रेडिएशन हमारे शरीर में चला जाता है, हमारे सेल्स के डीएनए को तोड़ देता है। वो बेहद खतरनाक होता है। जब दिमाग के टिश्यूज पर रेडिएशन का असर होता है तब दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। कोई नहीं जानता कि रेडिएशन एस्ट्रोनॉट के दिमाग को कितना म्यूटेट करता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, हम स्पेस में जितना अंदर जा रहे हैं, नासा के मिशन और एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी के लिए खतरा भी उतना ज्यादा बढ़ रहा है। हम जब पृथ्वी से दूर जाते हैं, खासकर मैग्नेटोस्फीयर के पार, तब रेडिएशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तब हमारे साइकोलॉजिकल कंसर्न्स भी और बढ़ जाते हैं। उन्हें इन मुश्किलों से निपटना होगा, वरना इन मिशंस के फेलियर का डर काफी बढ़ जाएगा। एक रोग एस्ट्रोनॉट असल में स्पेसक्राफ्ट को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन स्पेस में कई और फोर्सेस हैं जो और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उनमें से कई को तो हम देख भी नहीं सकते। कुछ एस्ट्रोनॉट्स जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर काम कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ फ्लैशिंग ऑब्जेक्ट्स के शैडो की एक सीरीज देखी। डांसिंग लाइट्स को देखकर लगा कि वो एक इंटेलिजेंट कंट्रोल में मूव कर रही है। वो ऑब्जेक्ट्स क्या थे इसका पता लगाना तो इम्पॉसिबल था। उनके दिखने के कुछ देर बाद ही स्पेस स्टेशन में खराबी आ गई। ये बड़ी अजीब बात थी। उन एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा हो सकता था। अप्रैल सन 2013 को कॉस्मोनॉट पावेल फेनोग्राफोव और रोमन रोमनेंकोव स्पेस के वैक्यूम में निकले। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के इतिहास में एक बड़े ही अनोखे एक्सपेरिमेंट पर 6 घंटों तक काम करने वाले थे। उस रशियन एक्सपेरिमेंट को बायो रिस्क कहा गया और कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या हो रहा है। रशियंस ने बताया कि वो बायो रिस्क प्रोजेक्ट की मदद से ये पता लगा रहे थे कि स्पेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सोलर रेडिएशन का क्या असर होता है। मगर स्पेसक्राफ्ट के बाहर उन लाइट फॉर्म्स का नजर आना उस वक्त एक हाई रिस्क एक्टिविटी थी। दोनों कॉस्मोनॉट्स अपना काम खत्म करने पर फोकस कर रहे थे, तभी उनके पीछे अंधेरे में से कुछ निकला। वो ऑब्जेक्ट्स फ्लिकर कर रहे थे। वो छोटे छोटे डॉट्स ब्लिंक कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे वो विंग कर रहे हों। वो ऑब्जेक्ट्स क्या थे इसका पता लगाना तो इम्पॉसिबल था। वो ऑब्जेक्ट्स भी उस फिनोमेनन से काफी मिलते जुलते थे जिसे जॉन ग्लिन ने पहले मरकरी प्रोग्राम मिशन पर देखा था। उन ऑब्जेक्ट्स को कहा गया था स्पेस फायरफ्लाई। जब उन फायरफ्लाइज को देखने की बात पहली बार कही गई तब बहुत से लोगों ने कहा कि ये बात बड़ी ही अजीब है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। किसी ने यकीन नहीं किया। सबको लगा कि वो बस इल्यूजन्स हैं। नासा ने जब ग्लिन की साइटिंग की जांच की तो पता लगा कि वो फायरफ्लाइज असल में मर्क्यूरी कैप्सूल से निकले आइस क्रिस्टल्स थे। लेकिन स्पेस स्टेशन के आसपास नजर आए उन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग पैटर्न का था। नासा ने उन फायरफ्लाइज को आइस पार्टिकल्स कहा, और स्पेस में आइस पार्टिकल्स तो हैं ही, लेकिन आइस पार्टिकल्स अपनी दिशा नहीं बदलते हैं। वो एक ही दिशा में फ्लोट करते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो एक इंटेलिजेंट कंट्रोल में मूव कर रही हैं।
इमेज एनालिस्ट मार्क एंटोनियो ने उन ऑब्जेक्ट्स की साइज का पता लगाने के लिए अपना एक असेसमेंट किया और ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि उनके मिशन को तो कोई खतरा नहीं है। वो ऑब्जेक्ट्स एक इमेज की बैकग्राउंड में थे, इसीलिए उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑब्जेक्ट स्पेस के अंधेरे में स्पेस स्टेशन के पीछे दिखे थे। उस पोजीशन में उनकी साइज का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था। हम नहीं जानते थे कि वो बड़े हैं या छोटे, दूर हैं या फिर करीब। लेकिन वो जो कुछ भी थे, उन मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स के नजर आने के बाद स्पेस स्टेशन के इतिहास में एक बड़े ही डिस्टर्बिंग एपिसोड का नया चैप्टर शुरू हुआ। जल्दी ही स्पेस स्टेशन के अमोनिया कूलिंग सिस्टम में एक बड़ी खराबी आ गई। एक सीरियस अमोनिया लीक से स्टेशन को काफी नुकसान हो सकता था, क्योंकि कूलिंग लूप के खराब होने पर उस लूप से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करना पड़ता और तब एक मेजर फंक्शन भी बंद हो जाता। स्पेस स्टेशन में 2 कूलिंग रूम्स होते हैं। एक के खराब होने पर सिचुएशन काफी बिगड़ सकती है। अगर बैकअप भी फेल हो जाता तो एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में पड़ सकती थी। एस्ट्रोनॉट्स क्रिस कैसिडी और थॉमस मार्सबर्ग ने उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक अनशेड्यूल्ड स्पेस वॉक शुरू किया। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई अनशेड्यूल्ड स्पेस वॉक नहीं होता था। लेकिन जब कैसिडी और मार्सबर्ग उस खराब पंप तक पहुंचे तो उन्हें वहां कोई लीक नहीं दिखा। नासा ने इस मामले में ऑफिशियल जानकारी यही दी कि वहां अमोनिया लीक हो रहा था और उसकी वजह थी कूलिंग पंप का एक खराब वेल्व। लेकिन इस बात का पता नहीं लग पाया कि उस लीक और फायरफ्लाइज के नजर आने के बीच कोई कनेक्शन था या नहीं। आसमान में लाइट की एक स्पाइरलिंग बीम नजर आई। लोगों ने उतनी अनोखी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वो अनोखी चीज आखिर क्या थी। उस मिस्टीरियस लाइट ने दुनिया भर में उसकी वजह की खोज शुरू कर दी। हमें एक चेतावनी मिली कि वो शायद दूसरे डायमेंशन का टाइम टनल है, शायद वो दूसरी बार आया है। नासा ने इंसान के सामने पेश आई कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, लेकिन इम्पॉसिबल को पाने की उसकी रेपुटेशन की वजह से कई बार वो लोग परेशान हो जाते हैं जिन्हें अमेरिका की सरकार पर भरोसा नहीं है। 9 दिसंबर सन 1909 को नॉर्वे के लोग प्रेसिडेंट बराक ओबामा की हिस्टोरिकल विजिट की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वहां के एक नॉर्दर्न टाउन के लोग उस दिन को एक दूसरी वजह से याद रखेंगे। सूरज उगने से ठीक पहले लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना था। अचानक उन्होंने पहाड़ों के पीछे एक बड़ी अनोखी लाइट देखी। पहाड़ों पर नजर आई उस लाइट की खबर बहुत तेजी से फैल गई। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वो अनोखी चीज आखिर क्या थी। वहां के हैरान परेशान लोग उसे देख रहे थे, जो एक सिंपल ग्लोइंग बीम से अचानक ही लाइट के ट्विस्टिंग वोर्टेक्स में बदल गई। कुछ ही सेकंड में एक जायंट स्पाइरल उठा और उस कई किलोमीटर चौड़े गोले ने सुबह के आसमान को घेर लिया। विटनेसेस समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। तभी वो लाइट बिना किसी चेतावनी के गायब हो गई। लोग उस अनोखे नजारे को देख रहे थे, तभी अचानक ही वहां एक ब्लैक होल नजर आया और उसने उस पूरे गोले को निगल लिया। वैसे कोई चीज इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। देखते ही देखते स्वीडन तक के विटनेसेस ने उस घटना की ढेर सारी वीडियोस और फोटोज सर्कुलेट कर दी। उस घटना को स्पाइरल एनोमली कहा गया। कई ऑब्जर्वर्स ने इस घटना को एक एलैबोरेट हुक्स कहा और उनका दावा था कि किसी भी नेचुरल फिनोमिनन से आसमान में कोई ऐसी शेप नहीं बन सकती। लेकिन जब एक के बाद एक करके और भी आई विटनेस अकाउंट सामने आए, तब ये साफ हो गया कि ये एक जेन्युइन मिस्ट्री थी। एक थियरी ये थी कि वो स्पाइरल शायद ऑरोरा बोरियलिस या नॉर्दर्न लाइट्स का एक एक्सट्रीम फॉर्म था। नॉर्वे में रहने वाले लोगों को आसमान में वो ग्रीन और पिंक शिमरिंग कर्टन्स देखने की आदत है, लेकिन उन्होंने आसमान में कभी वैसे स्पाइरल नहीं देखे। नॉर्वे के लोग जानते थे कि नॉर्दर्न लाइट्स कैसी होती हैं और वो ये नहीं थी। जब ये साफ हो गया कि वो कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं था,
तब नॉर्वे के लोग ये शक करने लगे कि कहीं उनकी सरहद के पास रशियन मिलिट्री फोर्सेस तो कुछ नहीं कर रही हैं। रशिया ने तो आसमान में लाइट की किसी बीम या बादल दिखने की बात से ही इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि वो आखिर चीज क्या थी। जब उस घटना के बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तब लोगों को ये डर लगने लगा कि कहीं वो किसी रशियन वेपन से ज्यादा खतरनाक चीज तो नहीं थी। इंटरनेट पर इस घटना से जुड़ी कई थियरीज आ चुकी थीं और उनमें कहा जा रहा था कि वो एक ब्लैक होल है, एक तरह का स्पेस ट्रैक्टेशन सिस्टम। उसे एक प्रिटेंस, एक ओमन, एक वार्निंग, उसे दूसरे डायमेंशन का टाइम टनल कहा गया था। शायद वो दोबारा नजर आया था। ये सारी बातें सही भी लग रही थी क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी अनोखी और हैरत अंगेज घटना को पहले कभी फिल्माया भी नहीं गया था। उस अनोखे स्पाइरल के बारे में एक सबसे एक्सट्रीम थ्योरी ये थी कि वो नासा के एक टॉप सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट ब्लू बीम का पहला स्टेप था। प्रोजेक्ट ब्लू बीम दुनिया की उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया गया। माना जा रहा था कि नासा और कुछ दूसरे गवर्नमेंटल कंस्पिरेटर्स इस बात को स्टेज या फेक करने की कोशिश में थे कि क्राइस्ट का दोबारा जन्म होने वाला है या दूसरा रिलीजियस इवेंट होने वाला है जो दुनिया की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने वाला है। ब्लू बीम कंस्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि नासा इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक परफेक्ट एजेंसी है। अपनी बेमिसाल टेक्निकल एक्सपर्टीज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत वो ऐसा कर सकती है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम थ्योरिस्ट ने नासा पर आरोप लगाया कि उसने होलोग्राफिक इमेजेस प्रोजेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। कंस्पिरेसी थियरिस्ट इस बात को नहीं मानते थे कि नासा इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद स्पेस एजेंसी ने एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से जवाब दिया। मॉस्को में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मिलिट्री मिसाइल को टेस्ट लॉन्च करने की घोषणा की। द रशियन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डिमिट्री डोंस्कॉय से एक ब्लू लावा मिसाइल लॉन्च की गई जो इस नए वेपन का प्लेटफॉर्म था। वो मिसाइल अमेरिका की ट्राइडेंट 2 मिसाइल का जवाब थी जो उस वक्त अमेरिकी सेना के पास थी। रशियंस अपनी मिसाइल स्पेस में लॉन्च करने के लिए 3 फ्यूल स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं। रशियंस का कहना था कि टेस्ट लॉन्च के वक्त उनमें से एक स्टेज फेल हो गया और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब उसके दोनों तरफ से निकल रहे जलते फ्यूल से आसमान में वो स्पाइरल बना। बाद में पता चला कि इस तरह के स्पाइरल तो पिछले 30 साल से हर पोर्टल में नजर आए थे, लेकिन पहली बार ऐसी किसी घटना को वीडियो में कैप्चर किया गया था। हालांकि उन रशियन मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग उन स्पाइरल्स के नजर आने की टाइमिंग से मिलती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि उस मिसाइल में तो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था और वो उस तरह से नहीं फैल सकता था जैसा कहा गया था। बहुत से लोग मानते हैं कि उन स्पाइरल्स की असली वजह आज तक सामने नहीं आई है। जब नासा के एक प्रोब ने सैटर्न के बड़े मून के समंदर की जांच की, बड़ी अजीब बात थी, वो एक मिस्टीरियस वर्ल्ड था। तब उसने देखा कि उस पृथ्वी जैसी दुनिया के समुंदरों में एक सीक्रेट छिपा है। उस आइलैंड का कुछ भी नजर नहीं आया। फिर कोशिश की गई, तब वो दोबारा नजर आया। इस बात का कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि टाइटन पर वो आइलैंड्स कैसे नजर आए थे। नासा जब दूसरे वर्ल्ड्स में लाइफ ढूंढ रही थी तब उसे लगा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टाइटन उस एलियन लाइफ के लिए एक सबसे बढ़िया जगह हो सकती है। कसीनी प्रोब ने करीब 1000 किलोमीटर की दूरी से सैटर्न के उस मिस्टीरियस मून को ऑब्जर्व किया था। हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वो एक्सप्लोरेशन का एक असली मिशन था। वहां से पहली क्लोजअप इमेजेस आईं जनवरी सन 2005 में, जब होगन का लैंडर उस मून की सतह पर उतरा। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में पहली ऐसी जगह है जो हमें जानी पहचानी लगती है। उसे देखते ही हम कह पाते हैं, वाओ, ये तो हमारे घर जैसी है। वहाँ सॉलिड सरफेस भी है और झीलों के साथ साथ पानी के दूसरे ह्यूज रिजर्वॉयर्स भी हैं। उसके एटमॉस्फेयर में बादल हैं और वहाँ बारिश भी होती है। लेकिन इन सिमिलैरिटीज के बावजूद वो एक एलियन वर्ल्ड था।
लेकिन बारिश, बादल और झीलों में पानी नहीं है। उनमें मीथेन और इथेन है। वहां पर हाइड्रोकार्बन्स है। वहां की जियोलॉजी में भी सैंडस्टोन नहीं है जो पानी को सोख सके। वो पत्थर काफी सख्त है, ग्रेनाइट से भी ज्यादा हार्ड। वहां बहुत ठंड है और टेम्परेचर भी -185 डिग्री सेल्सियस से -240 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जुलाई 2013 में प्लैनेटरी साइंटिस्ट एलेक्स हेज अपने एक स्टूडेंट जेसन हॉट गार्डनर के साथ IGMRA की इमेजेस को एनालाइज कर रहे थे। जब वो टाइटन के नॉर्थ पोलर रीजन में मीथेन के विशाल भंडार को देख रहे थे, तभी उनकी नजर एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज पर पड़ी। उसमें मुझे एक ब्राइट ब्लॉक दिखा, जबकि वो एक डार्क सी था, और मैंने फौरन उसे खारिज कर दिया। मुझे लगा कि वो कोई नया आइलैंड नहीं हो सकता, वो जरूर कोई आर्टिफैक्ट है, और इसलिए हम उस तस्वीर को उस तरह से देख रहे हैं, या रडार उस तरह से इमेज को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने उस डेटा की जांच की तो उसने देखा कि वो आइलैंड बिल्कुल असली है और उस मीथेन सी की सतह पर मैनहट्टन से दुगनी ज्यादा जगह में फैला हुआ है। टाइटन पर मीथेन और इथेन जैसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के ओशंस हैं। इस बात का कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि वो वहां कैसे नजर आए। नासा के साइंटिस्ट्स आज भी उस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और कसीनी से आए नए डेटा ने इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल दी है। 2013 में वो वहां नजर आया था, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद कसीनी ने उसी इलाके में देखा तो वो वहां नहीं था। फिर अगस्त 2014 में वो वहीं पर नजर आया। वो बड़ा एक्साइटिंग टाइम था। पहले वहां कुछ भी नहीं था, फिर वो दिखा और फिर वो गायब हो गया, लेकिन फिर वो वहीं नजर आने लगा। जब वो दोबारा नजर आया तब पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा था। साइंटिस्ट्स अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नेचुरल फिनोमेनन किस तरह से एक नई जमीन तैयार कर सकता है। पृथ्वी पर कभी कभी नए आइलैंड्स नजर आते हैं। यूजुअली उनके बनने की वजह वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिनसे समुद्र की सतह के बाहर जमीन नजर आने लगती है। हम नहीं जानते कि टाइटन के सबसरफेस पर क्या होता है। वो एक प्लैनेट साइज ऑब्जेक्ट था। हो सकता है कि वो कोर मेंटल या क्रस्ट से अलग हुआ हो, जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, और हो सकता है कि उसके कोर में भी हीट सोर्सेज हों। लेकिन इस तरह से कोई आइलैंड तभी बन सकता है जब टाइटन भी वोल्केनिकली एक्टिव हो। हमें कभी किसी घटना को देखने के बाद कोई नया सुराग नहीं मिला, इसलिए हम अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि टाइटन वोल्केनिकली एक्टिव है या नहीं। जब इस बात को सपोर्ट करने लायक सबूत नहीं मिले कि आइसी वोल्केनो से टाइटन का वो नया आइलैंड बना था, तब साइंटिस्ट ये मानने लगे कि वो शायद एक आइलैंड नहीं बल्कि एक आइसबर्ग था। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक आइसबर्ग हो सकता था, फ्रोजन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना जो मूव कर रहा था। मैं नहीं जानता कि फ्रोजन मीथेन लिक्विड मीथेन पर फ्लोट कर सकती है या नहीं। शायद वो वेव्स की वजह से आया हो। लेकिन इस आइसबर्ग हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम ये थी कि एविडेंस कहते हैं कि टाइटन के समुद्रों में कोई हरकत नहीं होती, इसलिए वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट को ना तो छिपा सकते हैं ना ही रिवील कर सकते हैं। कसीनी मिशन की शुरुआत के 8, 9, 10 सालों तक तो उन झीलों और समंदरों के ऑब्जर्वेशन से यही पता लगा कि वो मिलीमीटर फ्लैट हैं। दोबारा नजर आने वाला वो आइलैंड तो अनोखा था ही, कॉर्नेल की टीम को ये भी पता लगा कि टाइटन के एक दूसरे समंदर में भी वैसा ही कुछ हो रहा था। ये बात तब और भी इंट्रिगिंग हो गई जब अगस्त 2014 में हमने क्रैकिंग मायर को ऑब्जर्व किया। वो टाइटन का सबसे बड़ा समंदर है और वहां भी एक ऐसा आइलैंड नजर आया जो पहले वहां नहीं था। इन मैजिक आइलैंड्स की मिस्ट्री पर आज भी रिसर्च चल रही है। हम आज भी नहीं जानते कि वो क्या है। टाइटन एक बड़ी ही डायनेमिक और इंटरेस्टिंग जगह है जहां हमें खोज करनी होगी। इसके लिए हमें उसकी सतह पर लैंड करना होगा और फिर ये देखना होगा कि वहां असल में क्या है। आगे देखेंगे नासा ने एक बड़ी ही खतरनाक दुनिया की खोज की। कुछ लोग मानते हैं कि उसे होना ही नहीं चाहिए था। उस प्लैनेट को शायद डेलिबरेटली मूव किया गया था। 400 लाइट ईयर्स दूर एक बड़ी ही खतरनाक जंग छिड़ी है। उस प्लैनेट की सरफेस नर्क जैसी होगी। जगह जगह लावा लेक्स हैं। उस खतरनाक प्लैनेट की एनालिसिस एस्ट्रोनॉमर्स भी नहीं कर पा रहे हैं।
वो प्रकृति के हर नियम को झूठा साबित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि उसे होना ही नहीं चाहिए था। एक एस्ट्रोनॉमर ने तो उसे अबॉमिनेशन यानी नफरत से भरा भी कह दिया। जनवरी 2013 नासा का एक स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में नजरें गड़ाए मिल्की वे में पृथ्वी जैसे प्लैनेट ढूंढ रहा था। हाँ, हम काफी समय से हैबिटेबल जोन में पृथ्वी जितना बड़ा एक प्लैनेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद करीब 400 लाइट ईयर्स दूर केपलर साइंटिस्ट्स को पृथ्वी जितने बड़े एक प्लैनेट का फेंट सिग्नल मिला। हम होस्ट स्टार केपलर 78 को ऑब्जर्व कर रहे थे। हमने देखा कि हर 8.5 घंटे पर टाइनी डिप्स हो रहे थे। एक प्लैनेट के लिहाज से ये वक्त बहुत कम था। पहले तो हम भी बड़े स्केप्टिकल थे, लेकिन जब हमने उसे फॉलो किया तो हमें और डेटा मिला और पता लगा कि वो एक प्लैनेट है। लेकिन किसी स्टार के इतने करीब किसी प्लैनेट का होना पॉसिबल नहीं था। हम भी हैरान थे। जब हम ये सोच रहे थे कि हम इन बातों के बारे में जानते हैं, तभी केपलर 78 नजर आया और हमें अपनी थ्योरीज फिर से लिखनी पड़ी। वो प्लैनेट केपलर 78b अपने स्टार के इतने करीब है कि सिर्फ 8.5 घंटे में ही उसका एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी से जितनी दूरी पर ये प्लैनेट है, उसके मुकाबले वो प्लैनेट अपने स्टार से करीबन 1/40 की दूरी पर है। हम मर्क्यूरी को एक गर्म और बंजर प्लैनेट मानते हैं। ये बात केपलर 78b के लिए बड़ी एक्सट्रीम है। उस प्लैनेट का दिन का टेम्परेचर करीब 2760 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका सरफेस टेम्परेचर इतना है कि पत्थर भी पिघल जाए। उसमें जगह जगह लावा लेक्स हैं। लेकिन वो एक लिविंग हेल है। लेकिन प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स मानते हैं कि उस गर्मी की वजह से वो हेलिश वर्ल्ड एक एबॉमिनेशन नहीं है, बल्कि उसका एग्जिस्टेंस ही फिजिक्स के लॉ को झुठलाता है। उस प्लैनेट का एग्जिस्टेंस प्लैनेटरी फॉर्मेशन के बारे में हमारी हर सोच को गलत ठहराता है। कुछ लोग मानते हैं कि उसे वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे तो स्टार की ग्रेविटी को खींच लेना चाहिए था। उसे वहाँ नहीं बनना चाहिए था। हम जानते हैं कि वो वहाँ नहीं बन सकता था। वो स्टार शायद ज्यादा बड़ा था और उसने प्लैनेट को निगल लिया था। जब किसी स्टार का जन्म होता है तो वो अपने आसपास की डस्ट और गैस को निगल लेता है। प्लैनेट्स तभी बनते हैं जब वो इतनी दूरी पर हों कि स्टार की ग्रेविटी से बच सकें। हम तो यही जानते हैं कि केपलर 78b जैसे किसी स्टार के करीब किसी प्लैनेट का बनना फिजिकली इम्पॉसिबल है। ऐसे में साइंटिस्ट्स यही मानते हैं कि किसी अननोन फोर्स ने उसे करंट लोकेशन पर पहुंचाया था। केपलर 78b की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, अपने स्टार के उतने करीब। वो प्लैनेट किसी और रास्ते पर जा सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अनहोनी पावर ने उसे उसकी इक्वेटोरियल ऑर्बिट से हटा दिया था। थियोरेटिकली ब्लैक होल्स या रोग स्टार जैसे नेचुरल फिनोमेनन से इतनी फोर्स पैदा हो सकती है कि वो पूरे प्लैनेट को शिफ्ट कर सके, लेकिन उनसे भी केपलर 78b की उस इम्पॉसिबल ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किसी और चीज ने उस प्लैनेट की स्पीड इतनी कम कर दी थी कि वो अपने स्टार के इतने करीब पहुंच गया। हमें एक ऐसे ब्रेकिंग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी जो उसे रोक सके, मगर हम नहीं जानते कि वो क्या है। केपलर 78b जहां है वहां कैसे पहुंचा और कैसे उसकी स्पीड इतनी कम हुई कि वो स्टार का चक्कर लगाने लगा। ये बात प्लैनेट फॉर्मेशन की सभी कन्वेंशनल थियरीज को गलत ठहराती हैं। मुझे तो लगता है कि जिस प्लैनेट में इतनी अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसे समझने के लिए हमें अपनी हदों के पार जाकर सोचना होगा, तभी इस अनयूजुअल बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हालांकि कन्वेंशनल थियरीज इसका पता नहीं लगा पाई, लेकिन कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज से केपलर 78b के फैक्ट्स का पता लगता है। केपलर 78b एक एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है इस प्लैनेट को डेलिबरेटली मूव किया गया हो। हम किसी भी प्लैनेट को फिजिक्स की मदद से न्यूटोनियस फिजिक्स के सहारे मूव कर सकते हैं, और हाँ, इसके लिए हमें किसी नई चीज या खोज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सवाल यह है कि अगर हमारे पास किसी प्लैनेट की ऑर्बिट को उसके स्टार की ओर मोड़ने की पावर होगी तो भी हम ऐसा क्यों करेंगे? मेरा मानना है कि इसका ऑब्वियस आंसर है नेचुरल रिसोर्सेस।
इंसान के लिए इतने बड़े कॉस्मिक स्केल पर प्लैनेटरी माइनिंग की बात सिर्फ साइंस फिक्शन में ही दिखती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मजबूत साइंस पर बेस्ड है। हम आज जिस केपलर 78b को देख रहे हैं, हो सकता है वो शायद नेपच्यून या जुपिटर जैसे किसी गैस जायंट का रॉकी रेमंड हो। उन जायंट प्लैनेट के सेंटर्स में वैल्यूएबल मेटल्स के ह्यूज रिजर्व्स भी हो सकते हैं। अगर हमें कोई गैस जायंट मिलता है तो हम उसके सेंटर में जाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने का एक ही तरीका है, हम उसके बाहर से सारी हीलियम और दूसरी गैसेस निकाल लें। अगर हम उसे सूरज के करीब ले जाते हैं तो सोलर विंड उस गैस को हटा सकती है। उसके बाद एक मेटालिक रॉकी पूल ही बच जाता है जिसमें कई लाख साल से जमा रिसोर्सेज हो सकते हैं। अभी तो ये बात कि केपलर 78b किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हिस्सा है एक वाइल्ड स्पेक्यूलेशन ही लगती है। अब भी नासा के साइंटिस्ट्स ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इस रोग प्लैनेट के फॉर्मेशन की क्या वजह है। मैं तो मानती हूँ कि कुछ एडवांस्ड सिविलाइजेशन उन नेचुरल फिनोमिनन में छिपी चीजों की मदद से हमारा ध्यान खींचना चाहती हैं। ऐसे में वो मिस्ट्री बनी रहती है। केपलर 78b से हमें ये अंदाजा मिल गया है कि हम प्लैनेट फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के मामले में किस हद तक जा सकते हैं। आगे देखेंगे क्या नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर आग की खोज की। ऐसा लग रहा था जैसे मार्शियन सरफेस से कोई गाइजर निकल रहा हो या कोई इरप्शन हो रहा हो। हम जानते हैं कि उस जगह पर कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सवाल है कि वो वहां कहां से आया। क्यूरियोसिटी रोवर ने उस चीज की तस्वीर ली थी जो मार्शियन लैंडस्केप से निकल रहे आग के पिलर्स जैसे लग रहे थे। यहाँ वो लाइट कहां से आई? हम बहुत करीब से मार्स पर एनॉमलीज देख रहे थे। अगर उस रेड प्लैनेट पर सचमुच कुछ था तो ह्यूमन साइंस उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मार्स का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए मिस्ट्री है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मार्स की उस आग के बारे में क्या कहूं। 2 अप्रैल सन 2014 नासा की जेट प्रपल्जन लैब में मार्स एक्सप्लोरेशन टीम $250 करोड़ का क्यूरियोसिटी रोवर चला रही थी, कनेक्टिकट जितने बड़े क्रेटर के आसपास। जिम बेल उसके साइंटिस्ट इंचार्ज थे और वो रोवर के कैमरा से मिलने वाली तस्वीरों को इंटरप्रेट कर रहे थे। हम उस जगह से बहुत दूर हैं जहां हमने लैंड किया था, उन प्लेन्स के करीब, और हम माउंट शार्प के बेस की ओर जा रहे हैं, हमारे सामने खड़े उस ऊंचे पहाड़ की ओर। उस कार जितने बड़े व्हीकल के सामने वाले हिस्से में लगे नेविगेशन कैमरा हर 8.5 सेकंड पर एक तस्वीर ले सकते हैं। हालांकि रोवर के सामने का रास्ता साफ था, लेकिन 9 AM यूनिवर्सल टाइम पर ली गई तस्वीर में काफी दूरी पर एक चीज नजर आई, एक ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। हम होराइजन की तरफ देख रहे थे, उस दूर वाले रिज की ओर, और वहां हमें वो ब्राइट डॉट दिखा। उस तस्वीर ने मीडिया में हंगामा मचा दिया। क्या वो मार्स पर आग का सबूत था? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मार्स की उस आग के बारे में क्या कहूं। उसे देखने के बाद मुझे तो यही लगा कि कहीं हम मार्स पर बेहद करीब से कुछ एनॉमलीज तो नहीं देख रहे हैं। इस अनोमली के बारे में यही कहा जा सकता है कि क्यूरियोसिटी ने नासा के किसी और रोवर की तस्वीर ली थी जो उसी क्रेटर से दूर वाले छोर पर था, लेकिन सैटेलाइट पोजीशनिंग डाटा से ये बात साफ हो गई कि सबसे करीबी रोवर भी उससे कई हजार किलोमीटर दूर था। हम जानते हैं वहां कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर वो लाइट वहां कैसे नजर आई? पहले तो नासा ने कहा कि वो अनोखी लाइट असल में मार्शियन एटमॉस्फेयर पर बनी कॉस्मिक रेज से बनी ग्लिच थी और वही कैमरा के सेंसर से टकराई थी। क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए वहां आने वाले सोलर हाई एनर्जी पार्टिकल्स कई सारे पिक्सेल्स पैदा करते हैं। हो सकता है कि वो ब्राइट स्पॉट शायद एक एनर्जेटिक कॉस्मिक रेंज से बना हो। लेकिन क्यूरियोसिटी जब फॉलन बे के इलाके में लौटा और उसने जो देखा उसकी वजह कॉस्मिक रेस तो नहीं हो सकती थी। उसी क्रेटर रिम पर वो मिस्टीरियस आग अब भी दिख रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि
दो फोटोज में जो लाइट दिख रही थी वो उसी जगह पर एक दिन के अंतर पर ली गई फोटोज थी, पर उन्हें अलग एंगल्स पर लिया गया था। और ऐसा कैमरे में आई कॉस्मिक रे की वजह से तो नहीं हो सकता था। एक ही जगह पर दो अलग अलग तस्वीरों में आग दिख रही थी, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि वहां कुछ तो था जिससे वो लाइट पैदा हो रही थी। दूसरी तस्वीर ने नासा के साइंटिस्ट्स को उसी लाइट की एक और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन की खोज करने पर मजबूर कर दिया। मार्स पर काफी रॉक्स हैं। अगर ऐसे रॉक्स हों जो ग्लासी और काफी रिफ्लेक्टिव या फ्लैट हों, बिल्कुल मिरर जैसे, और वो ऐसी जगह पर भी हों जहां उनके ऊपर सनलाइट आ रही हो, तो हो सकता है कि उस मिरर से बाउंस होकर लाइट कैमरे में जाए और ग्लिंट पैदा हो। लेकिन इस बड़े ही सिंपल एक्सप्लेनेशन को इसीलिए सही नहीं माना जा सकता था कि क्यूरियोसिटी ने जो दो तस्वीरें ली थीं, वो अलग अलग एंगल से ली गई थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सूरज की लाइट किसी चीज से टकरा रही हो। वो सेल्फ इल्यूमिनेट लग रही थी। वो पूरी तरह से अनोमलिस थी। ऐसा लग रहा था जैसे मार्शियन सरफेस से कोई गाइजर निकल रहा हो या कोई इरप्शन हो रहा हो। मार्शियन सरफेस से आग निकलने की बात तो इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन नासा में हाल ही में की गई रिसर्च से पता लगा है कि इस रेड प्लैनेट के इंटीरियर में कभी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वोल्केनोज छिपे थे। अगर क्यूरोसिटी किसी विशाल वोल्केनो के फ्लैंक्स के आसपास घूम रहा हो और ऊपर से उसने अगर ये देखा हो कि जमीन के नीचे से कुछ निकल रहा है, तो वो एक वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, और इस बात का मतलब भी। लेकिन विजुअल एनालिसिस से नहीं लगता कि मार्शियन फायर की वजह एक जियोलॉजिकल ओरिजिन थी। मुझे तो वो कहीं से वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं लगती। ऐसे में यही सवाल उठता है कि वो लाइट कहां से आई। जब तक हमारे पास मार्स की सतह के नीचे तक पहुंचने लायक टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तब तक हम उस रेड प्लैनेट के राज नहीं जान पाएंगे। मार्स का ज्यादातर हिस्सा आज भी हमारे लिए मिस्ट्री ही है। हम उसके बाहरी हिस्से के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हमें अब भी ये नहीं मालूम कि हम उसकी सतह के नीचे कैसे जा सकते हैं। नासा के एक सैटेलाइट ने एक ह्यूज कॉस्मेटिक एक्सप्लोजन को कैप्चर किया। अचानक ही एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट पता नहीं कहां से वहां आ गया। लग रहा था जैसे मरकरी की ऑर्बिट में कुछ है। वहां पर वो क्या है? एक फ्लाइंग सॉसर लग रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे? नासा के साइंटिस्ट्स दूर दराज के स्टार्स की मदद से यूनिवर्स के राज जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार जवाब बड़ी ही चौंकाने वाली जगहों से मिलता है, और कई बार तो सबसे बड़े रहस्य उस वक्त सामने आते हैं जब कोई उनकी तलाश में भी नहीं होता। नासा अपने स्टेयर प्रोग्राम में ट्विन स्पेसक्राफ्ट की मदद से सूरज को दो एंगल से देखने की कोशिश कर रही है। बड़े ही आला दर्जे के अल्ट्रावायलेट सेंसर्स हमारे सोलर सिस्टम के एक सबसे डिस्ट्रक्टिव इवेंट की बड़ी अनोखी तस्वीरें लेते हैं। ये सूरज की सतह पर होने वाले जबरदस्त धमाके हैं, जिनसे बहुत ज्यादा मास निकलता है। काफी प्लाज्मा निकलता है, उससे लाइट निकलती है, और जब वो प्लाज्मा आगे जाता है तब उसका सामना प्लेनेट मर्क्यूरी से होता है। मर्क्यूरी सूरज के काफी करीब है, इसलिए वो इन सोलर रिजेक्शन का पहला शिकार बनता है। उस जलते प्लाज्मा के इन मैग्नेटाइज्ड बबल्स को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, और जब तक ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचते तब तक हमें इनसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन दिसंबर 2011 में मरकरी की ओर बढ़ता एक ब्लास्ट किसी चीज से टकराया। लेकिन प्लैनेट मरकरी से टकराने के पहले ही अचानक पता नहीं कहां से कुछ आ गया। वो बिल्कुल एक स्पेस केज जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्पेसशिप का क्लिकिंग डिवाइस डिस्ट्रॉय हो गया हो। यह भी स्टार ट्रक के उस सीन जैसा ही लगता है जिसमें शिकारी परिंदे की ग्रिप से उसके प्रेजेंस का पता लगाता है। उस ऑब्जेक्ट को कहा गया मर्क्यूरी मदरशिप। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने जो फोटो ली, उसमें नजर आ रहे उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट से स्पेक्यूलेशन तेज हो गए। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में भी कई स्पेसक्राफ्ट छिपे हुए हैं, और वो कैमोफ्लाज सोलर इजेक्शन की वजह से टूट गया था। मैं कह नहीं सकता कि बात क्या है, एक क्लॉक शिप का मरकरी के पास होना या सोलर फ्लेयर हेड में हमारा उसे देखना। एक क्लोक स्पेसशिप तो
साइंस फिक्शन की ही बात लगती है, लेकिन ये संभावना हकीकत से बहुत करीब है। स्पेस शिप्स की क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम भी अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को छिपाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो हमें साइंस फिक्शन और स्टार ट्रेक में नजर आए, लेकिन अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी सचमुच है। दुनिया के एक लीडिंग डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एक एडवांस्ड क्लोकिंग डिवाइस के प्रोटोटाइप्स पर काम कर रहे हैं, जिससे वो टैंक जितनी बड़ी वॉर मशीन्स के इंफ्रारेड सिग्नेचर छिपाना चाहते हैं। हमारी आज की क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी क्लॉकिंग डिवाइसेस के हिसाब से लिमिटेड है। हम माइक्रोवेव्स या रडार्स खरीद सकते हैं, लेकिन लाइट जैसी कोई चीज नहीं खरीद सकते। हमारे पास आज विजिबल लाइट को छिपाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में हम किसी स्पेसशिप को ढकने की बात तो सोच भी नहीं सकते। हालांकि आज क्लोक स्पेसशिप्स एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन नासा की तस्वीरों से शायद हमें मरकरी मदरशिप के बारे में कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन मिल जाए। मैं कोई गलत बात तो नहीं करना चाहता, पर वो कोई अनक्लॉक्ड एलियन शिप नहीं था। वो इमेज प्रोसेसिंग का एक आर्टिफैक्ट था। सोहो जो भी फोटोग्राफ्स लेता है उन्हें कंबाइन करके एक फिल्म बनाई जाती है। जो चीजें मूव नहीं करती उन्हें अलग कर दिया जाता है और मूव करने वाली चीजें पीछे रह जाती हैं। इस वीडियो में क्या मूव कर रहा है? स्टार्स मूव कर रहे हैं, मर्क्यूरी मूव कर रहा है, सोलर एनर्जी मूव कर रही है। हम जो देख रहे हैं वो असल में एक दिन पहले की मर्क्यूरी की गोस्ट इमेज है। हम जिसे अनक्लॉकिंग शिप समझ रहे हैं वो असल में एक दिन पहले का मर्क्यूरी है। इंसान के बनाए टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट हमारे विशाल सोलर सिस्टम की एक झलक भर देख सकते हैं। स्पेस के अंधेरे में घूमते ऑब्जर्वर्स को हमसे छिपे रहने के लिए किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। नासा के मिशंस अब ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं और वो स्पेस में और ज्यादा दूर तक भी जाने लगी है। इसीलिए इसे अब ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन की नहीं है। हर नई खोज के साथ ये बात साफ हो जाती है कि हमारे लिए एक्सप्लोरेशन का एक नया युग शुरू हो रहा है। हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के भविष्य में क्या हो सकता है।